तो 30 जनवरी 2023 के बाद जिस टाइम राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी के रूप में नेतृत्व करते हुए निकलेंगे कांग्रेस का, तो वो यकीनन मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर कर्नाटक हो, उनको पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, जहां तक मुझे जानकारी है शायद कांग्रेस कुछ यात्राएं और भी निकालने वाली है। एक शायद उत्तर पूर्व से शुरू करके इधर पश्चिम तक जाएगी, 2-3 यात्राएं इनकी प्रस्तावित और भी है। शायद यात्रा वो सिलसिला जारी रहेगा जहां तक मुझे लगता है, और शायद सभी दलों का रहेगा। जयराम रमेश जी से हमारी कोरोना में बात हुई थी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बाद दूसरा हमारा प्लान तैयार है, दूसरे प्लान पर हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लगातार हमारे प्लान अब हम जनता के बीच लेकर के आएंगे और जनता से जुड़ने का काम करेंगे। तो क्या आपको एक बतौर पत्रकार, चूंकि आप गहरी नजर रखते ही हैं राजनीति पर, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ ऐसा माहौल तो बन गया कि एक बड़ा गठबंधन बन के भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? देखिए, जिस राष्ट्रव्यापी जब भी कोई आदमी प्यार मोहब्बत की बात करता है तो उसकी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह से आपने अभी मेरे से जो बात आपने मुझसे पूछी कि क्या इस तरह से गठबंधन हो पाएगा, बिल्कुल यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष गठबंधन बना करके नरेंद्र मोदी जी को घेरने की तैयारी कर चुका है। और आपको अभी क्या लगता है कि भविष्य में भाजपा की स्थिति 2024 के चुनाव में कमजोर होगी? यकीनी तौर पर कमजोर होगी। हिमाचल उनके हाथ से निकल गया है। दिल्ली में जिस तरह से सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने बहुत बैकफुट पर ला दिया है उसको, क्योंकि एमसीडी जान हुआ करता था दिल्ली में। लेकिन वासिल, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल चला गया भाजपा के हाथ से, कांग्रेस के पास चला गया। चलो, वहां तो पहले प्रक्रिया थी, हर 5 साल बाद सत्ताएं बदलती रहती हैं। एमसीडी दिल्ली की केजरीवाल ले गए, वहां भी क्लियर था कि जाएगी। सवाल इस बात पे क्यों नहीं उठ रहा कि भाजपा गुजरात में कैसे जीत गई? 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरा था और वहां विरोध भी था, और कांग्रेस उससे पहले बहुत मजबूत चुनाव लड़ी थी। उधर भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, भले गुजरात न गई हो, केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे थे। तो आखिर ऐसा कौन सा जादू था भाजपा के पास, वो पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 153 सीट लेके आई? देखिए, 2 फैक्टर है जहां तक मैंने उस चीज का विश्लेषण किया है गुजरात चुनाव का। पहला फैक्टर तो ये था कि वहां पर जो पाटीदार वोट था पिछली बार हार्दिक पटेल के नेतृत्व में, और जो दलित वोट था वो बड़ी संख्या में कांग्रेस को मिला था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में हुआ था, जिस वजह से कांग्रेस कहीं हद तक फाइट में पिछले चुनाव में रही थी। दूसरा बड़ा नुकसान पहुंचाया केजरीवाल ने जाकर के 14% वोट लेके गए। केजरीवाल ने वहां विकल्प देने की कोशिश की है। फिलहाल गुजरात इस स्थिति में नहीं था कि वहां पर कोई तीसरा दल आए, क्योंकि जितना भी वोट कटा है, वो जो 14% वोट जो कटा है, वो सबका सब मेरा मानना है उस 14% में से 12 या 13% वोट वो कांग्रेस का कटा होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं कटा। अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा जीत जाती, अगर केजरीवाल और कांग्रेस? तब भी मुश्किल था, क्योंकि वहां नेतृत्व, कोई ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व चाहिए गुजरात के अंदर, कोई ऐसा नेता चाहिए, कोई ऐसा लीडर कांग्रेस को चाहिए या विपक्ष को चाहिए जो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की टक्कर पर खड़ा होकर कह सके कि मैं उनको टक्कर देने के लिए आया हूं। चलिए, अब भारत दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, टक्कर देता है तो वो हार गए। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में एक बात जो मुझे नजर आती है, मैं आपकी इस पर चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी भी आए। मुझे लगता है कि फिलहाल जो 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में इंपैक्ट डाल ही रही है, लेकिन शायद कांग्रेस की बड़ी खिलाड़ी तो होने वाली है, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 2 राज्य तो ऐसे जहां सीधेनी की टक्कर है। लगभग 200 की सीट ऐसी हैं जहां केवल भाजपा और कांग्रेस ही टक्कर में आती हैं 500 कुछ सीट में। तो कांग्रेस बड़ा फैक्टर, तो इसमें कोई शक नहीं है, और शायद उस फैक्टर को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली भी गई होगी। अब कुछ सीट ऐसी हैं जैसे कि आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार है और महाराष्ट्र है। ये ऐसी स्टेट है जहां लगभग 160-65 सीट है इन स्टेट्स की, उसमें मैक्सिमम सीट भाजपा के पास थी। और अब इन सारे स्टेट की स्थिति पलट गई। जैसे महाराष्ट्र का गठबंधन अब विकास अघाड़ी बना हुआ है, शिवसेना के साथ वो चुनाव जीते थे, शिवसेना से टूट गई, वो कांग्रेस उनके साथ जुड़ी हुई है शरद पवार की पार्टी के साथ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे इसी बीच में, क्या शिवसेना जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर शिंदे के नेतृत्व में वो पहुंचे हैं, क्या वो वोट बैंक जो है वो शिंदे के साथ ही रुका रहेगा, या इस जो चुनाव होगा, जो अगली बार चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें वो वापस
शिवसेना के पास जाएगा? शिंदे के पास कुछ नहीं है शिवसेना का। शिंदे के पास विधायक थे, वो येन केन प्रकारेण, कहीं ईडी का, कहीं कुछ, कहीं लालच, कहीं 40 करोड़ का कितना वहां एक मुहावरा चला हुआ, इतने करोड़ का खोके बिल्कुल ओके जी, बिल्कुल ओके, कुछ इस टाइप का नारा वहां चला हुआ है। तो वो उनके पास, मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि उनके पास शिवसेना का कार्डर वोट नहीं है। विधायक सांसद जो उनके पास हैं वो चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं। कुछ बहुत सारी चीजें होती है, सत्ता की बंदरबाट होती है, आपको पता ही है। अच्छा, हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में मुझे आते हैं बिल्कुल। हाँ, हरियाणा में मुझे लगता है इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है। कारण? बहुत सारे कारण है। कांग्रेस की यात्रा का हरियाणा में आपने दिखाई नहीं दिया, हरियाणा में क्या हुआ है? जो कैराना में था वो हरियाणा में भी हुआ, राहुल गांधी की यात्रा का। वहाँ बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ बहुत है। जबरदस्त लोगों में उत्साह है। दरअसल अभी तक जनता निराश थी कि विकल्प नहीं था, राष्ट्रव्यापी विकल्प उन्हें नजर आ नहीं रहा था। पहली बार लगा कि नहीं विकल्प है। और अरे राहुल गांधी, इसे तो पप्पू बोलते थे, ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा सुलझाव आदमी है, ये तो बड़ी प्यारी बात करता है, ये तो बहुत संवेदनशील आदमी है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो जनता में एक उत्साह तो है, नो डाउट। और मुझे लगता नहीं कि 2024 में मोदी जी का, उनकी जो स्थिति है बहुत बढ़िया रहेगी। इस बात को लेकर वो भी जानते, डरे हुए वो भी हैं, लेकिन उनका माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है चुनाव का, वो अपने आप में एक फैक्टर है। देखते हैं कि कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट कैसा रहेगा चुनाव में। चलिए खैर, जयराम रमेश जी ने कहा है कि इस समय देश के अंदर 3 चुनौतियां हैं। पहली, आर्थिक विषमता। इस पर आपकी राय जान लेते हैं कि क्या इस समय देश के अंदर आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ी चुनौती है, या फिर ये कांग्रेस को ही नजर आ रही है? बड़े फलक पे देखिए, आपको अपने आसपास चुनौती नजर आएगी। ये आर्थिक विषमता तो, एक तो इनकी नीतियां ही ऐसी हैं कि जितना पैसा आप कमा रहे हो, सारा जो हम दे रहे हैं, टैक्स पेयर दे रहे हैं, जो दे रहा है, वो अंततः पैसा जा कहाँ रहा है। इसके साथ में एक चीज और जब जोड़ेंगे, आपको एक स्थिति क्लियर होगी कि आप टोल टैक्स ले रहे हैं, आप टैक्स सारे ले रहे हैं, सबकी वसूली आप कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं जहां से आप टैक्स वसूल ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 1,76,000 करोड़ रिजर्व बैंक का रिजर्व भी ले लेते हैं, जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं छेड़ा था। 3-4 युद्ध हुए हैं, जब भारत डेवलप भी नहीं था, चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुए, कारगिल युद्ध हुआ, कभी भी इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व को नहीं छेड़ा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार के सामने थी कि वो रिजर्व इन्होंने छेड़ा? इस चक्कर में 3 रिजर्व बैंक के लोगों ने चेयरमैन इस्तीफा दिया है, जो गवर्नर थे। एक आपको साफ दिखाई देगा। अब आप सोचिए कि आखिर पैसा रिजर्व बैंक का भी ले लिया, जनता से ले रहे हैं पैसा, तो पैसा जा कहाँ रहा है? आर्थिक विषमता के पीछे मेन कारण यह है कि वो पैसा चंद पूंजीपतियों की तिजोरी में जा रहा है। नहीं तो 2014 तक जो आदमी अपने जिले का भी बड़ा उद्योगपति नहीं था, आज वो दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का उद्योगपति कैसे बन सकता है? छूट भी दी जाती है। छूट वो तो चलो सभी के राज में मिली है, अब कुछ ज्यादा मिल रही है, पहले भी मिलती थी। ये भी एक बड़ा खेल है। आप मुझे बताओ ना, अडानी इतना बड़ा कैसे बन गया जो 2014 में कुछ भी नहीं था? आखिर 8 ही साल तो है, 8 साल में ऐसा कौन सी चीज उसके सामने आई कि इतना बड़ा अमीर बन गया? वजह साफ है कि बैंकों का आपका पैसा बैंक में गया, बैंक से वहां चला गया, सारा पैसा कुछ चंद जगह जा रहा है। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विषमता की स्थिति इसलिए बढ़ रही है। ठीक है, सामाजिक ध्रुवीकरण दूसरी चीज। क्या सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है? समाज को टुकड़ों में बांटने का काम हुआ है? ध्रुवीकरण की बात बताऊं मैं आपको, किस कदर ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर नहीं हुआ है, जाति के आधार पर भी हुआ है। पहले जैसा हम जहां बैठे हैं, यहाँ गुजरों में, सैनियों में आपस में कोई तफरका नहीं होता था, सब प्यार से रहते थे। और यहाँ तो हिंदू मुसलमान में भी नहीं था। अब स्थिति क्या है? सैनिक गुजरों को देख के बर्दाश्त नहीं करता है, गुज्जर सैनिक को देख के बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हर जाति के अंदर इन्होंने ऐसी विभेद खड़ा कर दिया है, वो इनकी नीतियां ही तो हैं। तो सामाजिक विषमता जिस कदर बढ़ी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बताऊं, मैं तो ये मानता था, बल्कि वो थोड़ा मुझे विश्वास हुआ कि इस यात्रा के बाद शायद इस स्थिति ना आए, अन्यथा हम बिल्कुल पक्के तौर पर गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे। खैर, प्यार को बांटने, प्यार बरसाने का काम तो किया है राहुल गांधी ने। नहीं, ये थोड़ी उम्मीद बंधी है कि शायद हम वहां तक ना पहुंचे। अगर वहां तक स्थिति गई तो ये देश तो टुकड़े टुकड़े की कंडीशन में था। तीसरी चीज, राजनीतिक तानाशाही। जयराम रमेश जी ने का कहना है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उनका कहना है कि इस समय देश के अंदर राजनीतिक तानाशाही है। अखिलेश यादव भी अपने बयान में कहते रहे, जयंत चौधरी भी कहते रहे, विपक्ष का बड़ा आरोप है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाते हैं लेकिन राजनीतिक तानाशाह हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ राजनीतिक तानाशाही किस कदर है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां आपको साफ दिखाई देगा। आप संसद में जब आप जाते हैं, संसद में कोई बहस होनी चाहिए थी, कोई बहस वहां नहीं होती। और राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला था कि माइक बंद कर दिए जाते, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। सब काम बिल्कुल बुलडोजर अंदाज में है। तानाशाही तो मैं समझता छोटा शब्द में कहूँ,